नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है कठिन सफ़र और इसके 2 सीज़न अपलोड हो चुके हैं। ये तीसरा सीज़न चल रहा है और इस तीसरे सीज़न में भी 4 जो है वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। ये 5वीं वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, इस 5वीं वीडियो को एंजॉय करते हैं। ईशान मुँह लटकाकर केबिन से बाहर निकल गया। केबिन के बाहर सब कोई उसके रिएक्शन का इंतज़ार कर रहे थे। उसके रिएक्शन से वो लोग आपस में बातें कर सकते थे कि आशा ने उसे क्या कहा होगा। ईशान इससे भली भांति परिचित था, इसलिए उसने केबिन से निकलते ही एक ज़बरदस्त मुस्कान अपने होठों पर बना ली। जिस एटीट्यूड से आशा ने ईशान को केबिन में बुलाया था और जिस एटीट्यूड से ईशान केबिन से बाहर आया, वो दोनों ही मेल नहीं खा रहे थे। वहाँ मौजूद लोगों को समझ नहीं आ रहा था आखिर अंदर क्या हुआ होगा। आशा का गुस्से वाला एटीट्यूड देखकर सब अंदाज़ा लगा रहे थे कि ईशान की क्लास लगने वाली है, लेकिन ईशान का खुश मिजाज देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आशा और ईशान के बीच क्या हुआ होगा। और ईशान बाबू, बहुत खुश लग रहे हो। पहले ही दिन प्रमोशन मिल गया क्या मैडम से? आखिरकार एक एम्प्लॉय ने सच जानने की इच्छा से मजाकिया लहजे में ईशान से सवाल किया। प्रमोशन तो नहीं मिला, लेकिन 2 दिन की लीव मिल गई है। मैंने तो सुना था आशा मैम साहब यूं ही सबको लीव नहीं देती बिना किसी सॉलिड रीजन के। ईशान ने केबिन से निकलते वक्त ही ये बहाना सोच लिया था। क्या रीजन दिया तुमने? प्रकाश ने सवाल किया। कल मुझे फीवर आने वाला है, इसलिए सीक लीव ली है, ईशान ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मेरा फ्यूचर मेरे हाथ में है, ईशान ने स्वैग से कहा। सही में बताओ बॉस, क्योंकि आशा मैडम को छलना आसान काम नहीं है, प्रकाश ने थोड़ा धीरे से कहा। उसके लिए भी टैलेंट होना चाहिए और मुझ में टैलेंट की कमी नहीं है, कहकर ईशान अपने डेस्क पर गया और अपना सामान समेटने लगा। बॉस, तुम तो मैडम को अच्छे तरीके से जानते होंगे, कुछ आइडिया दो ना उनको इम्प्रेस करने का। ऐसे किसी तरीके की अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई है जिससे मेम साहब को इम्प्रेस किया जा सके। मुझे बॉस बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ का एमडी नहीं हूँ अभी। तुम्हारा एटीट्यूड मुझे पसंद आया, उस हिसाब से तुम्हें बॉस बुला रहा हूँ, ना कि तुम यहाँ के एमडी हो इसलिए। यहाँ के एमडी बनने में ज़िंदगी चली जाएगी, प्रकाश ने ईशान पर तंज कसा। ईशान ने प्रकाश को हाथ के इशारे से अपने पास बुलाते हुए कहा, इधर आओ। जी बॉस, कहकर प्रकाश ईशान के एकदम करीब आ गया। ईशान ने उसके कान के पास मुंह ले जाकर कहा, तुम सबको पता है ना कि मैम साहब का मैं एक्स हस्बैंड हूँ। मैम साहब कितनी मूडी है ये भी पता है। कब उनका मूड बदल जाए और वो सब छोड़कर संन्यास लेने का मन बना ले। जब वो संन्यास लेंगी तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना इतनी प्रॉपर्टी को संभालने के लिए। तुम्हारी मैम साहब की पहली चॉइस मैं ही हूँ एमडी बनने के लिए, इसलिए बिना कोई मेहनत किए मैं कब इस कंपनी का एमडी बन जाऊंगा तुम्हें भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। ईशान की बात सुनकर प्रकाश मुंह फाड़े उसकी तरफ देखता रहा। क्या हुआ? इतना हैरान क्यों हो गए? तुम ही बताओ, और कोई ऑप्शन है उनके पास? ईशान ने अपना बैग उठाकर पूछा। प्रकाश कुछ नहीं बोल सका और उसने बस सहमति में अपनी गर्दन हिला दी। ईशान मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। ईशान को प्रकाश से बात करते हुए अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उसने जैसे तैसे कंट्रोल किया और बाहर निकल गया। जब ईशान वहां से चला गया तो उस फ्लोर के सारे एम्प्लॉय प्रकाश के पास आकर इकट्ठे हो गए। क्या बताया ईशान ने? एक लड़की ने पूछा। वहां मौजूद हर कोई ईशान और आशा का पास्ट अच्छे से जानते थे। अब तक कैलिफोर्निया वाली बात भी सब में फैल चुकी थी कि ईशान कैलिफोर्निया में था और वहीं पर ये दोनों अभी फिर से मिले हैं। सब अपनी अपनी तरफ से अटकलें लगा रहे थे। प्रकाश किसी राजा की तरह कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपना राइट हैंड कुर्सी के हैंडल पर रखा और लेफ्ट हैंड टेबल पर रखा। अपने दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रखकर अपने आसपास एक नज़र देखा। बताना यार, क्या बात हुई? उस लड़की ने चिढ़कर फिर से पूछा। मुझे एक सीक्रेट बात पता चली है आशा मैडम और ईशान के बारे में। प्रकाश ने शुरुआत में ही सस्पेंस क्रिएट कर दिया। क्या बात पता चली है? जल्दी बताना यार,
बिना फालतू की फुटेज क्यों दिखा रहा है। इस तरह दूसरे एम्प्लॉय ने कहा। वहाँ मौजूद सबको ही रोमांच लग रहा था। प्रकाश का पहला वाक्य सुनकर हर कोई जल्द से जल्द मुद्दे की बात जानना चाहते थे, लेकिन प्रकाश के भाव देखकर लग नहीं रहा था कि वो इतनी जल्दी बात बताने के मूड में था। देख प्रकाश, बताना है तो बता दे, वरना भाड़ में जा। इस बार रिया ने गुस्से में कहा। बताता हूँ, रुको जरा, इतनी बड़ी बात है तो इतनी आसानी से कैसे बता दूँ, प्रकाश ने कहा। क्या चाहिए तुम्हें, दूसरे एम्प्लॉय ने पूछा। कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी फुटेज चाहिए थी, वो मुझे पूरी मिल रही है। हो गया हो तो बता दे अब। ईशान से बात करके ये कंफर्म हो गया है कि आशा मैडम और ईशान के बीच की दरार कम हो गई है। वो कभी भी अपना मन बदल सकती हैं और ये कंपनी ईशान के नाम कर सकती है। उन्होंने अपनी एक वसीयत भी बनवा रखी है, जिसमें उनके बाद इस कंपनी, इस संपत्ति पर ईशान का हक है। प्रकाश ने अपनी तरफ से दो बातें जोड़कर सबके सामने पेश कर दी। क्या? व्हाट रवीश? मैम तो कभी अपने हस्बैंड की कोई बात नहीं करती हैं। इनफैक्ट एक्स हस्बैंड, बात करना तो दूर, उनके बारे में कुछ सुनना तक पसंद नहीं करती। बल्कि उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि वो अपनी जायदाद किसी एक इंसान को देने के बजाय इसे लड़कियों की एजुकेशन के लिए डोनेट करना पसंद करेगी, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो वास्तव में इस लायक हो। स्वाति ने अपना मत रखा। वो इंटरव्यू तो पुराना हो गया है, अभी लेटेस्ट सिचुएशन देखो तुम लोग। अगर उनको ईशान पसंद नहीं होते तो क्या ईशान को अपनी कंपनी में आने देती? बल्कि उन्होंने उनका कोई इंट्रो भी नहीं दिया, क्योंकि वो कोई आम एम्प्लॉय नहीं है। उनको भी पता है, ईशान को सब जानते हैं, उसे इंट्रो की ज़रूरत नहीं है। अगर वो उस पर तरस खाकर रखती तो अपने पास ही क्यों रखती? और भी कितनी ब्रांच हैं, उनमें से किसी में रख देती। सबसे ज़रूरी बात, मैडम ने किसी को इतने गुस्से में अपने केबिन में बुलाया हो और वो ऐसे हंसता हुआ बाहर आया हो, ऐसा हुआ है कभी? मैडम ने कभी किसी को बिना मेडिकल रिपोर्ट के सिक लीव दी है? प्रकाश ने अपनी तरफ से बातें बनाकर सबके सामने रख दी। यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं, एक ने कहा। आगे कोई कुछ बोलता उससे पहले ही उनके कानों में फर्श से हिल के टकराने की आवाज़ पड़ी और वो सब लोग अपनी अपनी कुर्सी की तरफ दौड़े। जिसको काम नहीं करना है वो रिजाइन कर सकता है, आशा ने फ्लोर के सेंटर में खड़े होकर थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, जिससे सबको सुनाई दे सके। किसी ने कुछ नहीं बोला। वो सब जानते थे आशा ने उन सबको सीसीटीवी में देख लिया होगा, एक साथ गप्पे मारते हुए, वो भी काम के टाइम में। किसी का रिज़ाइन लेटर तैयार करवाना है? आशा ने फिर से अपने सवाल को दोहराया। नो मैम, सॉरी मैम, सब ने एक सुर में कहा। गुड, फोकस ऑन योर वर्क, आशा ने अपने दोनों हाथों को सीने से बांध कर कहा। यस मैम, एक और बार सब ने एक साथ कहा। आशा वापस अपने केबिन में चली गई। वो जानती थी अब ईशान उसके ऑफिस में आ गया है तो लोग रोज़ रोज़ बातें ज़रूर बनाएंगे। यही वजह थी कि वो ईशान को अब अपनी लाइफ से दूर ही रखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि लोग उसकी लाइफ को लेकर गॉसिप करें। अब तक के सालों में किसी के पास कोई बात नहीं थी उसे लेकर करने के लिए। फिर भी अगर कोई रूमर उड़ाता तो एक ही टॉपिक रहता था, आशा का एक्स हस्बैंड कौन है, तलाक क्यों हुआ, अब वो कहाँ है, भला भला भला। जब आशा ने मीडिया के किसी सवाल पर कुछ रिएक्ट ही नहीं किया तो वो सब बातें धीरे धीरे दबने लग गई। लेकिन अब ईशान वापस आ गया था तो यकीनन वो सब बातें और गॉसिप भी वापस आनी ही थी। आशा ने पियोन को बुलाया और कॉफ़ी लाने का ऑर्डर दिया। आशा अपने सिर पकड़कर बैठी थी। उसके फ़ोन की नोटिफिकेशन बजी। आशा ने फ़ोन उठाकर देखा तो ईशान का टेक्स्ट मैसेज था। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है तो उनके लिए ज़रूरी है फालतू लोगों की फालतू बातों को इग्नोर किया जाए। बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धन बात कही है आपने, आशा ने चिढ़कर रिप्लाई किया और फ़ोन वापस टेबल पर रख दिया। 1 मिनट के अंदर फिर से नोटिफिकेशन बजा। आशा जानती थी ईशान का मैसेज होगा। उसने अपने आप से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है उसे इतनी अहमियत देने की। लेकिन फिर भी वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकी।
और उसने फ़ोन खोलकर देखा। लाओ तो फिर मेरी फ़ीस, ईशान का मैसेज था। किस बात की फ़ीस? आशा ने मुस्कुराकर मैसेज टाइप किया और भेज दिया। इतनी ज्ञान की बात बताई है। मैं कैश नहीं लेता, इसलिए ऑनलाइन पेमेंट कर देना, ईशान ने तुरंत जवाब दिया। आशा ने जब ईशान का जवाब पढ़ा तो उसके होठों पर मुस्कान चिपक गई और वो खुद में ही मुस्कुराने लगी। आशा ने मैसेज देखकर फ़ोन साइड में रख दिया और अपना काम करने लगी। कुछ ही देर में पियोन कॉफ़ी लेकर आया। कॉफ़ी क्यों लाए हो? आशा ने हल्के गुस्से में सवाल किया। आपने ही कहा था मैडम, पियोन ने भी डर के साथ कहा। आशा एक बहुत ही अच्छी बॉस थी, जिम्मेदार और अपने काम को लेकर सीरियस। कभी भी बेवजह किसी को डांटती नहीं थी और किसी और का गुस्सा अपने एम्प्लॉय पर नहीं उतारती थी। लेकिन फिर भी उसके थोड़े से सख्त व्यवहार के कारण सब उससे थोड़े से डरे डरे से ही रहते थे। इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता था आशा को, क्योंकि कोई भी अपने काम को लेकर किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं करता था। ओके, चाय लेकर आओ और कॉफ़ी वापस लेकर जाओ, आशा ने पियोन से कहा। जी मैडम, पियोन ने रेस्पेक्ट से कहा और वहाँ से चला गया। जैसे ही पियोन गया वैसे ही रितु आशा के केबिन में आ धमकी। अरे रितु, तुम बैठो, आशा ने रितु को देखकर प्यार से कहा। आशा, ये सब क्या हो रहा है? रितु ने गुस्से में भड़कते हुए कहा। क्या हुआ रितु? आशा ने नासमझी का एक्सप्रेशन देते हुए कहा। ईशान यहाँ क्या कर रहा है? रितु ने टेबल पर गुस्से में हाथ पटकते हुए कहा। कहाँ है ईशान? आशा ने आईब्रोज इकट्ठा करके सवाल किया। अभी तो चला गया है, लेकिन सुबह वो यहाँ ऑफिस में आया था। तुम्हारे आने के बाद गया है, तुमसे मिलने के बाद गया नहीं है। मैंने निकाला है उसे, आशा ने ठंडी आवाज में बिना किसी बहाव के कहा। सच? रितु ने खुशी और एक्साइटमेंट के मिले जुले भावों के साथ कहा। आशा बहुत ही गौर से रितु के चेहरे के एक एक भाव को देख रही थी। तुम्हें ईशान से कोई दिक्कत है रितु? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ईशान यहाँ तक आ गया है, आशा ने रितु की मन की बात जानने के लिए कहा। नहीं, मुझे कोई खुशी नहीं है। उसने तुझे दुख पहुंचाया है तो वो भला मुझे कैसे अच्छा लग सकता है, रितु ने मुंह बिचकाते हुए कहा। लेकिन अब मुझे ईशान से कोई दिक्कत नहीं है, मेरी नाराज़गी उसके लिए ख़त्म हो गई है, आशा ने कहा और रितु के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करने लगी। मुझे वो पसंद नहीं है बस, रितु ने कहा और उठकर आशा के केबिन से बाहर चली गई। आशा जाती हुई रितु को देखकर उसके मन की बात समझने की पूरी पूरी कोशिश कर रही थी। आशा समझ चुकी थी कि रितु के मन में ज़रूर कुछ अच्छा नहीं है ईशान को लेकर, लेकिन रितु आशा के साथ पिछले 5 सालों में एक बेस्ट फ्रेंड और एक फैमिली मेम्बर की तरह थी, इसलिए आशा को उस पर कोई शक नहीं था। परंतु अब वह सब समझ रही थी। कोई तो वजह है, आखिर क्या बात हो सकती है? अब तो एक काम और बढ़ गया है, अब तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, सोचकर आशा मुस्कुरा दी। आशा ने अपनी गर्दन हिलाई और अपने काम पर लग गई। वहीं ईशान भी ऑफिस से निकलकर फ्लैट पर चला गया था। जयपुर में उसका एक दोस्त रहता था, उसी ने उसे अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छा फ्लैट दिलवाया था। ईशान ने बैग कुर्सी पर रखा और हाथ मुंह धोकर बेड पर पड़ गया। उसने एक बार आशा की चैट खोली और मुस्कुरा दिया। कुछ देर पहले उसने जानबूझकर आशा को मैसेज किया था। वो अब आशा से एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता था, बस हर हाल में उसके टच में रहना चाहता था। ईशान ने जैक को कॉल किया। हाँ ईशान बोल, जैक ने कॉल उठाकर कहा। उसकी आवाज़ काफ़ी भारी थी, जिसे सुनकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जैक अभी भी नींद से उठा है। व्हाट्सएप पर आ, ईशान ने कहा और उसकी बात सुने बिना ही कॉल काट दी। जैक ने व्हाट्सएप खोला और ईशान को मैसेज किया। इतनी क्या जल्दी थी फ़ोन काटने की? रोमिंग की वजह से जो एक्स्ट्रा पैसा भरने हैं वो तू पेटीएम कर देगा क्या? ईशान ने भी रिप्लाई कर दिया। क्या यार, आशा रस्तोगी जैसी अमीर लड़की का हस्बैंड होकर भी ऐसे गरीबों की तरह करता है। जैक ने ऑडियो भेजा। उसका हस्बैंड था, एक्सपायरी डेट निकल चुकी है मेरी, अभी नया वर्जन लॉन्च करना पड़ेगा फिर से एक्टिव होने के लिए। ईशान ने भी ऑडियो भेज दिया।
जैक ने ऑडियो सुना तो हंस दिया और बोला, बोल, फ़ोन क्यों किया था? तुझे जगाने के लिए। जैक ने आंखें मसलते हुए फ़ोन की स्क्रीन में टाइम देखा और कहा, भाई तू रहने दे यार, तू अपनी आशा पर फोकस कर। अभी तो मेरी अलार्म भी नहीं बजी है। अच्छा ही तो है, तुझे तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए। टाइम से 1 घंटा पहले उठा दिया। 1 घंटा पहले उठकर क्या मैं पेड़ से उल्टा लटक जाऊं? तुझे तो कोई 5 मिनट पहले भी उठा दे तो कितना चिल्लाता था। नींद सबको प्यारी होती है यार, सोने दे प्लीज। ऑडियो भेजकर जैक फिर से रजाई में घुस गया और फोन को पिलो के पास रख लिया। ईशान बेड से उठा और रसोई में चला गया, खुद के लिए कुछ बनाने के लिए। इस दौरान वो ऑडियो भी सुन रहा था। ईशान ने फ्रिज खोला और ठंडे पानी की बोतल बाहर निकाली और ढक्कन खोलकर 2 घूंट पानी पी लिया। उसने बोतल वापस फ्रिज में रखी और फ्रिज के पास खड़े होकर ही जैक को ऑडियो भेजा। पेड़ पर उल्टा लटकने की जरूरत नहीं है बंदर। सुबह 1 घंटे पहले उठकर तू नहा सकता है, ब्रश कर सकता है, पूरे शरीर पर परफ्यूम मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही माउथ फ्रेशनर का भी खर्चा बचेगा। जैक के फ़ोन का नोटिफिकेशन बजा तो उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ और उसने रजाई से बस एक हाथ बाहर निकाला और फ़ोन को रजाई में खींच लिया। उसने ऑडियो सुना और अपनी उनींदी आवाज़ में कहा, क्या यार, सुबह सुबह ऐसी बकवास करने के लिए कौन किसी को फ़ोन करता है? कुछ काम है तो बोल, वरना सोने दे चैन से। ईशान तो जैसे किचन में खड़ा उसी के ऑडियो का वेट कर रहा था। मुझे बस यही कहना था कि आज मैं ऑफिस गया और आशा ने मुझे पहले ही दिन ऑफिस से निकाल दिया। उसे तेरी काबिलियत पर पूरा यकीन है कि तुझसे ना हो पाएगा बेटा। अबे ऐसा नहीं है, उसने मुझे होमवर्क करके आने को कहा है। मैं 1 दिन में ही सब कुछ सीख लूँगा, देख लेना। तू रोबोट है क्या जो एक बार में फटाफट फीड कर लेगा और सिस्टम चालू हो जाएगा? तुझे महीना भर लग जाएगा वो सब समझने में। टाइम पता नहीं कितना लगेगा, लेकिन जितना ज़रूर पता है कि मैं 2 दिन के अंदर वापस ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा और आशा मुझे निकाल नहीं पाएगी। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। गुड नाइट, ईशान ने कहा और फ़ोन रसोई की स्लैब पर रखकर कुछ बनाने के लिए फ्रीज टटोलने लगा। आशा को पता नहीं क्या सूझा, उसने अपना फ़ोन उठाया और इंस्टाग्राम खोला। वो उसमें इनबॉक्स में गई और उसने आगे के मैसेज देखने लगी जहाँ तक उसने देख लिए थे। हालांकि इतने दिनों में और भी बहुत सारे नए मैसेज आ चुके थे, वो उसने इग्नोर किए क्योंकि वो जानती थी ईशान उससे मिलने के बाद क्यों इंस्टाग्राम पर मैसेज करेगा। यही सोचकर वो एक एक आईडी का नाम देखने लगी और देखते देखते 2 घंटे बीत गए। लगातार स्क्रीन में देखते रहने से उसका सिर फटने लगा, लेकिन फिर भी वो लगी हुई थी इस उम्मीद में कि ज़रूर उसे ईशान का मैसेज मिलेगा ही। जब बहुत नीचे जाने पर भी ईशान की आईडी नहीं मिली तो आशा हताश हो गई। उसने अपने मन में ही सोचा, एक बार आज के मैसेज भी देख लेती हूँ, क्या पता अभी भी वो रोज़ एक मैसेज करता हो। इसी आशा से उसने आज के मैसेज स्क्रॉल करने शुरू किए। कुछ ही देर में उसे ईशान का नाम और डीपी की एक आईडी मिली। आशा ने मैसेज देखे तो बहुत सारे मैसेज थे, सिर्फ गुड मॉर्निंग या गुड नाइट के नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े टेक्स्ट्स भी थे। आशा ने सोचा सारे मैसेज रात को इत्मीनान से पढ़ूंगी और यही सोचकर उसने उसका प्रोफाइल खोल लिया। उसने अपनी एक ठीक ठाक सी डीपी लगाई थी। बायो में कुछ भी नहीं लिखा था, बस एक लाइन लिखी थी जिसे पढ़कर आशा मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। फ्लिप द कॉइन, इफ इट इज हेड आई एम योर्स, देन टेल यू आर माइन। आशा ने उसकी पोस्ट देखना शुरू की तो उसने ज़्यादा कुछ पोस्ट नहीं डाली थी। थोड़ी बहुत थी जिसमें उसकी खुद की कोई फ़ोटो नहीं थी, कुछ बुक्स के पेजेस की थी, कुछ नेचर की थी, कुछ रैंडम पिक्स थी और एक दो तस्वीरें उसके दोस्तों की भी थी। आशा ने उसकी पूरी प्रोफाइल देखी और एक बुक की फ़ोटो को लाइक करने को हुई, लेकिन उससे पहले ही उसके मन में एक आइडिया आया और उसके हाथ रुक गए और होठ मुस्कुरा दिए। ईशान ने सोचा कुछ अलग बनाया जाए तो उसने यूट्यूब खोला और कुछ रेसिपी देखने लगा। काफ़ी देर तक यूट्यूब में कुकिंग वीडियोस देखने के बाद उसे आलस आने लगा और वो उबासी लेकर सोफे पर पड़ गया।
उसने ज़ोमैटो खोला और अपने लिए चना मसाला, तंदूरी रोटी, दाल फ्राई ऑर्डर करके फ़ोन को टेबल पर रखा और आंखें बंद करके सो गया। वहीं आशा ने अपने दूसरे ईमेल से इंस्टाग्राम आईडी बनाई और उस पर नाम लिखा दृष्टि हेयर और कुछ सेलिब्रिटीज़ को फॉलो किया और ईशान को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। ईशान सोफे पर लेटा हुआ था तो उसके फ़ोन का नोटिफिकेशन बजा। ईशान ने लेटे लेटे ही हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया और लॉक्ड स्क्रीन में ही नोटिफिकेशन देखा तो वो इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन था। ईशान ने इग्नोर किया और फ़ोन को वापस टेबल पर रख दिया। आशा ने रिक्वेस्ट भेजकर छोड़ दिया था और ईशान के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का इंतज़ार कर रही थी। उसके अलावा भी उसने कई लोगों को रिक्वेस्ट भेज दी थी जिसमें से कुछ ने तुरंत एक्सेप्ट कर ली थी। इससे आशा को अपना अकाउंट पुराना दिखाना आसान होता। आशा अपने काम में लग गई। वो अपने मन में पूरा प्लान बना चुकी थी कि वो ईशान से क्या क्या बातें करेगी। अपने दूसरे अकाउंट से वही ईशान इस बात से बेखबर सोफे पर अपने पैर पसारे लेटा पड़ा था। उसे हल्की नींद लगी ही थी कि जोमेटो वाले की कॉल ने उसकी नींद उड़ा दी। ईशान ने फ़ोन उठाया और नंबर देखकर समझ चुका था कि जोमेटो से होगा। उसने कॉल रिसीव करके कहा, हाँ भाई अभी आया। पैरों में चप्पल डालकर वो दरवाजे पर गया खाना लेने के लिए। उसने खाना लिया और मुस्कुराकर डिलीवरी बॉय को एक कॉम्प्लीमेंट देकर अंदर आ गया। उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए वो किचन में गया और वहाँ से बर्तन लाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।